एग्ज़ामिनेशन से शुरू करते हैं। मेरे जो एग्ज़ाम थे उसके अंदर 4 एग्ज़ामिनेशंस आए थे और पहला जो एग्ज़ामिनेशन था वो था 8th to 12th क्रेनियल नर्व एग्ज़ाम। और उसके अंदर एग्ज़ामिनेशन में तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना पहले उसको ग्रीट करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, कंसेंट लेना है, एक्सपोज़ करना है, देन फिर परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसका डेमो कुछ इस तरह है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहला ही एग्ज़ाम लेने उसका अप्रोच करना है मैंने पेशेंट को, तो मैं उसको बोलूँगी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है। मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने आपके मुआयने का कहा है, जिसके लिए मुझे आपका ताउन दरकार है। आपका मुआयना मैं देख के, हाथ लगा के और कुछ आलात की मदद से करना चाहूँगी। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं? पेशेंट आपको इजाज़त दे देगा, तो आपने आगे प्रोसीड करना है। पहले आपने देखना है पोजीशन पेशेंट की ठीक हो और एक्सपोज़ हो जो चीज़ आप उसका लाइक एग्ज़ाम करना चाह रहे हो। मैंने ईयर का एग्ज़ाम करना था और उसके अंदर पेशेंट की मुझे चादर साइड पे करनी थी, तो मैंने उससे पहले पूछा कि मैं बनी अपनी चादर साइड पे करें ताकि मैं आपका मुआयना कर सकूँ। ये आपने कंसेंट लाजमी लेना होता है पेशेंट से। उसके बाद उसके अंदर फाइंडिंग्स भी आपने नोट करनी है कि आपने फाइंडिंग्स जो है वो अगर कोई है तो आपने बतानी है एग्जामिनर को। जैसे कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम था क्रेनियल नर्व एग्ज़ाम में, उसमें जो फाइंडिंग थी वो थी राइट साइड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस था पेशेंट को। और वही फाइंडिंग हमने एंड पे वो पूछते हैं आपसे कि आप अपनी फाइंडिंग बताएं कि कोई फाइंडिंग है आपकी। तो एग्जामिनेशन वाइवा उसके लिए इतना टाइम नहीं होता, 7 मिनट्स होते हैं। 7 मिनट्स में आप आराम से परफॉर्म ही कर लो तो बड़ी बात है, जो आपको कमांड दी गई है। तो टेबल वाइवा के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं बचता, लेकिन वो आपसे जब जैसे कि मैं रिफ्लेक्शन देने लगी कि मैंने क्या चीज़ें देखी हैं, इसके टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो उसने मुझे कहा कि सिर्फ अपनी फाइंडिंग्स बता दें। दैन फिर मैंने उसको बोल दिया कि मैंने ये लाइक हियरिंग लॉस है और तो यही उसने कहा ओके फ़ाइन। मतलब मुझे उसके एक्सप्रेशन से पता चल गया था कि शायद यही सिर्फ वो पूछना चाह रहा था। जो नेक्स्ट है वो है रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम। रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम में जो फाइंडिंग थी वो थी टिकिपनिया था उस पेशेंट को, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो था 23 पे। तो ये है लेग एग्ज़ाम। उसके ऊपर एक सिनेरियो दिया हुआ था, उसको आपने पढ़ना था और फिर आपने एग्ज़ाम परफॉर्म करना था। सिनेरियो ये था कि 40+ एक मेल है, स्मोकर है, और जब वो चलता है तो उसके लेग पेन होता है। दैट्स इट, एक छोटा सा सिनेरियो दिया हुआ था। उसके अंदर आपने लेग एग्ज़ाम पे वही स्टार्ट करना है, पहले ग्रीट करना है पेशेंट को, कंसेंट लेना है और ये सब चीज़ें करके उसके बाद फिर उसकी लेग्स की तरफ जाके इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन के बाद आपने पाल्पेशन करनी है और अगेन पाल्पेशन से पहले आपने पूछना है कि आपको कहीं दर्द तो नहीं है, एंड देन फिर प्रोसीड करना है। यही सारी चीज़ें थी उसके अंदर। उसमें मेनली ये था कि उसकी जो पल्स थी वो नहीं आ रही थी, उसकी पल्स तो दूसरी लेग में नहीं थी। तो ये फाइंडिंग्स मतलब उसकी थी और ये सिनेरियो उन्होंने मतलब हमें दे दिया था कि ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की तरफ ही जा रहा है केस। अच्छा, उसके अलावा आई एग्ज़ाम था। आई एग्ज़ाम में सिर्फ आपने जैसे कि आई एग्ज़ाम आप करते हो ना ऑप्टिक नर्व के लिए, वैसे ही आपने एग्ज़ाम उसके यानी या डबल विजन तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपने उसके अंदर लाइक वो करनी थी। वो ईजी था, उसके अंदर कोई खास फाइंडिंग नहीं थी। लेकिन जो पहले 3 एग्ज़ाम हैं जैसे 8 to 12 क्रेनियल नर्व, रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम और लेग एग्ज़ाम, इन सब में फाइंडिंग्स थी जो कि आपने एग्जामिनर को जो है वो बतानी थी। इसके अलावा जो हिस्ट्री टेकिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा ये स्टेप 2 में। जो हिस्ट्री टेकिंग है उसके अंदर जो मेरे अब तो मैंडेटरी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उस वक्त जो मैंडेटरी थे मेरे 2 हिस्ट्री टेकिंग में मैंडेटरी थी। एक पीआईडी मैंडेटरी था और था एक एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। उसके अंदर आपने अगेन एक डेम्स नोट्स में एक पैटर्न बना हुआ है कि आपने कैसे पेशेंट से क्या क्या चीज़ें पूछनी है, वो चीज़ें आपने बिल्कुल फॉलो कर लेनी है एग्जैक्ट कि आपने और जो उसको प्रॉब्लम है वो। एक जो चीज़ मैंने मिस की थी वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में करेक्टर नहीं पूछा था पेन का। हिस्ट्री से मैंने ये डायग्नोसिस तो बना लिया था कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, लेकिन मैं उसको ये अपना डीडी मैंने नहीं बनाया कि उसको मैंने ये नहीं पूछा कि आपको जो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है वो क्या बैक पे जाती है या फिर शोल्डर पे जाती है। जो एग्जामिनर ने मुझे दोबारा कहा कि आपने एक पॉइंट मिस किया है डीडी कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करो किसी और पैंक्रेटाइटिस से फॉर एग्जांपल है किसी और चीज़ से, तो आपने एक पॉइंट मिस किया। तो मुझे फ़ौरन याद आ गया कि ये करेक्टर था जो मैंने नहीं पूछा। तो वो उन्होंने कहा डायग्नोसिस बना लिया आपने सही, लेकिन आपने एक चीज़ हिस्ट्री में मिस की है। देन फिर मैंने दोबारा पलटी पेशेंट के पास एंड देन मैंने उसका डीडी बना लिया, मतलब मैंने इसका टिक कर दिया। तो ये बात अपने ध्यान रखनी है कि अपने पॉइंट्स पूरे करने हैं हिस्ट्री टेकिंग में जो चीज़ें हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये ना हो आप हिस्ट्री इतनी लंबी कर दो और कि डायग्नोसिस बने ही ना आपका, या मल्टीपल लिमिट आपने मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछ के एक्सक्लूड करके और ये एक डायग्नोसिस बना के बताना है एग्जामिनर को। तो एक पीड्स में था टाइफाइड फीवर जो आया था और ये थे सारे इसके ऊपर। अब जैसे कि एक्लेजिया आया उसके अंदर जो डीडी बनता है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा भी बनता है। ये एक्लेजिया था इसोफेजियल कैंसर नहीं था एंड अकॉर्डिंग टू एज 2। इन सब जो थे हिस्ट्री टेकिंग उसके अंदर भी सेम आपने स्टेप फॉलो करने हैं। आपने कंसर्न ज़रूर लेना है पेशेंट से कि मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने ही आपसे बातचीत करने को कहा हुआ है, तो आप मतलब मेरा ताउन करें और आप क्या मुझे इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में गुफ्तगू करूँ या बात करूँ, जो भी आपने कहना हो, ठीक है। वो आपने कंसर्न जरूर पाते हैं स्कैन्स के ऊपर। सीटी स्कैन की एक पिक्चर दी हुई थी, पिक्चर्स आएंगी सारी, ठीक है। सीटी स्कैन की पिक्चर थी, उसके अंदर सबड्यूरल हेमाटोमा था
और एक मैनेजमेंट उसकी पूछी हुई थी। पहले पूछा हुआ था कि क्या डायग्नोसिस, क्या पहले सबसे पहले फाइंडिंग्स क्या है उसकी, वो हमेशा ये स्टार्ट यहीं से करते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो वो कहते हैं फाइंडिंग्स उसकी बताएं। तो जो फाइंडिंग्स थी उसके अंदर थी कि मिड लाइन शिफ्टिंग है, स्पेस, मतलब इस तरह की सारी फाइंडिंग्स उसके अकॉर्डिंग देख के आपने बतानी है। और जो चीज़ एक और जो चीज़ थी इंपॉर्टेंट वो था मैनेजमेंट के स्टेप में। मैनेजमेंट के स्टेप में मैंने सारा तो बता दिया लाइक कि आप कैसे मैनेज करते हो इसको, लेकिन एक चीज़ जो मैंने मिस की वो ये है कि हम फॉलीज और एनजी करते हैं पेशेंट की, ठीक है। तो वो आपने लाजमी बोलना है। और साथ में एक फॉली भी पड़ी हुई थी, तो उसने ये पूछा था ये इसको हम स्टरलाइज कैसे करते हैं। देन उसका आंसर ये था कि गैमा रेज से करते हैं। कि अगर वो पूछें भी तो इन इंस्ट्रूमेंट वगैरह को कैसे स्टरलाइज करते हैं, तो हम गैमा रेज मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर था टिबिया का। और एक्सरे में आपने ऑफकोर्स वो आप बता देंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेजमेंट वगैरह उन्होंने पूछी हुई थी। उसके अलावा जो है वो एक्सरे था उसका एब्डोमेन का एक्सरे था। उसके अंदर वो पिक्चर दी हुई थी एब्डोमेन के एक्सरे की। और उसके अंदर जो डायग्नोसिस था वो था नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस। वो एक पिक्चर है जो कि मैं आपके शेयर कर दूँगी अपनी स्टोरीज़ में, तो आप उससे देख लीजिएगा कि कैसी उसकी पिक्चर आती है। उसके अंदर पहले फाइंडिंग्स बताई थी, जैसे के डायलेटेड बाउल लूप्स हैं और 2-3 और पॉइंट्स थे। उसके अंदर 4 टोटल पॉइंट्स बताने थे उसके अंदर। देन फिर आपने उसका बताना था कि क्या है उसको, और उसकी हिस्ट्री भी एक पिक्चर थी, उसके नीचे उसकी हिस्ट्री दी हुई थी कि ये पेशेंट की एज है और उसको ये मसला है। तो उसके जो डायग्नोसिस था वो था नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस। उसके अलावा जो लास्ट वाला था एक्सरे, उसके अंदर था पेप्टिक अल्सर परफोरेशन। पेप्टिक अल्सर परफोरेशन में किस तरह था कि एयर अंडर डायफ्राम थी उसकी, उसमें डायलेक्ट बता रहा था। पेप्टिक अल्सर कैसे बताया कि परफोरेशन तो चलो समझ आ गया एक्सरे देख के, पेप्टिक अल्सर की थी या नहीं कि उसकी हिस्ट्री थी एनसेट की हिस्ट्री थी। और साथ में मतलब पहले भी पेन होती थी उसको यानी एपिगेस्ट्रियम में। ये फाइंडिंग्स थी उसकी सिनेरियो में। एंड देन फिर आपने उससे डायग्नोसिस जो है वो बताना था अपना। काउंसलिंग को भी आपने ऐसे ही डील करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हिस्ट्री को ना सबसे पहले ग्रीट करना है पेशेंट को, देन उसका कंसेंट लेना है, एंड देन फिर आगे उससे बातचीत कंटिन्यू करनी है। तो इसके अंदर जो मेन एक डायबिटिक पेशेंट था जो कि उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है और वो नॉन कंप्लाइंट है अपनी मेडिकेशन पे। तो उसको हमने काउंसिल करना था पेशेंट को कि आपको क्या मतलब उसको थोड़ा डराना था कि आप अगर नहीं लेंगे दवाइयाँ तो आपको क्या क्या डायबिटीज़ के नुकसान हो सकते हैं, और अभी नहीं पता चलेगा तो कुछ सालों में कैसे पता चलेगा आपको कि क्या क्या नुकसान हो चुका है, किस शुगर हाइक्स होने से क्या क्या होता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपने उसको एक्सप्लेन करनी होगी। और कोलोन कैंसर में ये था कि कोलोन कैंसर का पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है और उसको आपने काउंसिल करना है। तो उसका मेन चीज़ वो बार बार मुझे ये बोल रहा था कि मुझे सर्जरी से डर लगता है, ठीक है, और मुझसे नहीं होती सर्जरी, मुझे बहुत डर लगता है सर्जरी से। तो उसको काउंसिल करना था। और उसके अंदर एक काउंसलिंग का स्टेप भी ये था कि हम इडियोस्टमी बना देते हैं अगर हम रिसेक्शन करते हैं कोलोन की। तो कोलोन की रिसेक्शन के बाद हमने मतलब उसको गाइड करना था कि आपके अब पिक्चर आया के ऊपर पिक्चर थी, लाइपोमा की पिक्चर दी हुई थी और बताया हुआ था, मतलब कहा हुआ था कि इसके बारे में बताएं। जो लोग पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में मेरे एग्जाम में क्या आए थे, इंस्ट्रूमेंट वैसे उन्होंने अलग से कोई नहीं पूछा हुआ था। लाइपोमा का केस था, लाइपोमा के केस के साथ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। तो उन्होंने पूछा था आप सर्जरी कैसे करोगे लाइपोमा की। तो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, उसके नेम बताते रहें। जैसे उसके अंदर था टूथ फोर्सेप्स था, आर्टरी फोर्सेप्स था, और उसके अंदर एक और चीज़ थी वो था ब्लेड, ठीक है। ये 3 चीज़ें उन्होंने काइंड ऑफ रैंडम से पूछ ली थी कि लाइपोमा की सर्जरी करनी है तो ये मुझे बताएं कैसे पकड़ेंगे और उसको जो है कैसे उसको मतलब क्या क्या करेंगे। ये थोड़ा मतलब ईजी था, लेकिन बस कंफ्यूज नहीं होना आपने। और लाइपोमा से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि आप सेबेशियस सिस्ट को और लाइपोमा कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। और एक दो तीन क्वेश्चन लाइपोमा के बारे में ही थे। कॉर्ड प्रोलैप्स था गायनी के सेशन में। कॉर्ड प्रोलैप्स में पिक्चर बनी हुई थी एंड देन फिर उसने पूछा था ये क्या है, मतलब डायग्नोसिस आपका क्या है, इसके बारे में आप क्या करोगे, लाइक सी सेक्शन करोगे या फिर आपने नॉर्मल क्यों नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में थे। वो एक दफ़ा आप लोग किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा। ईएनटी का सेशन था। ईएनटी के सेशन में अभी तक मुझे पता नहीं चला कि वो जो पिक्चर आई थी वो क्या आई थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो पिक्चर जो ईयर की थी इसमें क्या दिया हुआ था। ईएनटी मैंने कोई खास नहीं पढ़ा हुआ था। तो लेकिन ये है कि आपने किसी भी सेशन में ब्लैंक नहीं होना। अगर आप ब्लैंक हो गए तो मसला ख़राब है कि आपको कहीं से नंबर ही नहीं दे सकता, क्योंकि अब तो सारी जो गेम है वो 70% की है। मैंडेटरी की भी गेम नहीं है कि आपको बस सारी अब गेम है कि 70% आपने लाजमी लेने हैं। तो जो 70% स्कोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से एक दो नंबर जो है ना वो मिलने चाहिए। आपने किसी सेशन में ब्लैंक नहीं आना। मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उसने मुझे कहा कि चलो आपको नाम नहीं आता रहा तो आप मुझे बता दें इसके लिए हम कराएंगे क्या। तो मैंने ऐसे ही रैंडम बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने सोचा टिम्पैनोग्राम कराएंगे इसका। तो उसने कहा ओके। दैन मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगा जैसे कि वो नंबर लगा रहा है इस चीज़ के कि शायद मेरा आंसर ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट उसने पूछा, मैंने कहा एंटीबायोटिक्स, पेन किलर एंड बाबा इस तरह करके। उसने कहा कि अगर हम ना नहीं करेंगे इसको तो ट्रीट क्या होगा, तो मैंने कहा डेफनेस हो जाएगी। बस मुझे उसके बारे में अभी तक नहीं पता कि वो पिक्चर किस चीज़ की थी, लेकिन जो वो पूछता गया मैंने उसके अकॉर्डिंगली आंसर देते रहे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने ब्लैंक नहीं रहना, आपने
जो भी कुछ आता है ना उसके बारे में आपने बोलना ज़रूर है, ठीक है। और एसपीटी था, ईसीजी दी हुई थी, ईसीजी के अंदर एसपीटी था उसको पेशेंट को, मतलब ईसीजी की फाइंडिंग ये थी और उसके अकॉर्डिंगली वो क्योंकि उसका बीपी कोई 50 पे था तो उसको हमने कार्डियो वर्क करना था, तो उसकी जो मेनली कह लो कि ट्रीटमेंट थी वो यही बनती थी कि हमने उसको कार्डियो वर्क करना है। लेकिन उन्होंने साथ में ये पूछा था कि अगर इसका ये अनस्टेबल, लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर इसका ये बीपी इसका ठीक होता है हम उसको क्या करते हैं, मतलब इसका मैनेजमेंट पूछी हुई थी। ये एसपीडी की मैनेजमेंट होता है, दैन ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास एडिनोसिन होता है तो हम एडिनोसिन लगाते हैं। ये सारा हमने उसको मतलब उसके अंदर करना था कि एसबीटी का मेनली केस था वो। जो 2 स्टेशन थे वो थे एक बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये आपने करना ही करना है, एक डमी पड़ी होगी और साथ में एक इंजेक्शन भी होगा और साथ में एक फ़ोन कॉल, मतलब कोई फ़ोन भी रखा हुआ होगा, तो आपने वो सारे स्टेप फॉलो करने हैं। और एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, जैसे कि एक हमारे पास पेशेंट है वो सीटी स्कैन विथ आईवी कंट्रास्ट करवाने गया है और वहाँ कंट्रास्ट करने के बाद वो पल्स लेस हो गया है, बीपी लेस हो गया है और आपने मैनेज करना है उसको, आप कैसे मैनेज करोगे। तो वही था सारे प्रोटोकॉल, सीपीआर और ये आपने जैसे सीपीआर पूरा परफॉर्म करना है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो था एक आप ओपीडी में, जो दूसरा सिनेरियो था वो ये था कि आप ओपीडी में बैठे हुए, ओपीडी में एक आपके पास पेशेंट आता है, वो पेशेंट बिठाया हुआ था उन्होंने कि उसको एस्थमा है और आपने उसको मेडिकेशन देनी है। उसमें उनका फोकस ज़्यादा मेडिकेशन के ऊपर नहीं था क्योंकि मेडिकेशन ऑफ कोर्स आप कोई भी दे सकते हो उसको, मतलब मैनी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जो वो चीज़ मेनली फोकस करे थे वो ये कि आप प्रिस्क्राइब कैसे करते हो मेडिकेशन, जैसे कि एक नेम लिखना है, डेट लिखना है, उसका जो आपने चीज़ें लिखनी है उसके पास में साइन और स्टैम्प भी करने हैं, ठीक है। वो इन चीज़ों पर फोकस करे थे, तो डोंट फॉरगेट कि ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लाजमी जो है वो लिखिए। पूछा हुआ था मेरे एग्ज़ाम में और समझ तो आपको आ गई होगी। ये जो एग्जामिनेशन थे सारे ये ये यहाँ पे नहीं अलग अलग नहीं लिखे हुए थे कि हिस्ट्री एक साथ पूछी हो तो एग्जामिनेशन एक साथ पूछी हो, रैंडम